नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। 5 राज्यों के अंदर चुनाव है और ऐसे में 5 राज्यों की तारीखों के ऐलान के बाद वहां पर घमासान शुरू हो चुका है, क्योंकि तमाम बयान बहादुरों का बयान सामने आने लगे हैं। हर कोई अपनी जीत का दावा ठोक रहा है। हर कोई ये कह रहा है कि बहुमत से सरकार उसी की पार्टी की बनेगी। तो फिर किसकी पार्टी की बहुमत से सरकार बनेगी? उत्तर प्रदेश के अंदर क्या होगा? क्या सीएम योगी आदित्यनाथ रिपीट होंगे या फिर पंजाब में क्या होगा? पंजाब के अंदर कांग्रेस के अंदर जो अंदरूनी कलह थी, क्या उसका कोई असर पड़ेगा? तमाम सवाल। लेकिन सबसे पहले एक बड़ी खबर, यूपी में अधिकारियों को हटाने की मांग की जा रही है। समाजवादी पार्टी ये मांग कर रही है चुनाव आयोग से कि वहां पर अधिकारियों को हटाया जाए, बदला जाए। यूपी में तैनात अधिकारियों को हटाने की मांग समाजवादी पार्टी ने की है। चुनाव के चलते अधिकारियों को हटाने की मांग की जा रही है। कहीं ना कहीं ये समाजवादी पार्टी कहने की कोशिश कर रही है कि वो पुराने अधिकारी जो कि पुरानी सरकार यानी कि मौजूदा कार्यकारी सरकार ने नियुक्त किए, वो अधिकारी कहीं उनको फायदा ना पहुंचाए। इसको लेकर यहां पर अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से कहा कि अधिकारियों को हटा दिया जाए। यूपी में अधिकारियों को हटाने की मांग की जा रही है। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से यह मांग की है और अब यूपी में तैनात अधिकारियों को हटाने की मांग पर क्या कुछ चुनाव आयोग का कॉल होगा, वो देखना होगा। फिलहाल ये बड़ी खबर जरूर है इस वक्त की कि समाजवादी पार्टी की तरफ से इस बात की मांग की गई है कि यूपी में जो तैनात अधिकारी हैं उनको हटाया जाए, उनको बदला जाए। तो यूपी के जो अधिकारी हैं, यूपी में मौजूदा जो अधिकारी हैं जो कि व्यवस्था संभाल रहे हैं, उनको बदलने की मांग की जा रही है। अखिलेश यादव की तरफ से ये मांग की गई है, यूपी में तैनात अधिकारियों को हटा दिया जाए। चुनावों के चलते ये मांग की जा रही है अखिलेश यादव की तरफ से कि यूपी में जो तैनात अधिकारी हैं उनको हटाया जाए, उनको बदला जाए। चुनाव आयोग से इस बात की मांग की गई है। तो ये तो बात हुई समाजवादी पार्टी की, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की अगर बात करें तो मायावती भी अपनी जीत की ताल ठोक रही है। उनका कहना है कि बीएसपी की इस बार बहुमत से सरकार बन रही है। ये कहना चाहूंगी कि यूपी, उत्तराखंड व पंजाब आदि इन राज्यों की जनता में स्वतंत्र, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराने के प्रति विश्वास को कायम करने के लिए यह बहुत जरूरी है कि चुनाव आयोग यहां अपनी आदर्श चुनाव आचार संहिता को पूरी सख्ती से लागू कराने के लिए ठोस कार्रवाई अवश्य करें, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में हुए चुनावों के दौरान हर प्रकार की धांधली करने तथा सत्ता व धर्म का चुनावी स्वार्थ के लिए अनुचित इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति काफी घातक रूप में बढ़ी है। तो चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कल की गई थी और 5 राज्यों के अंदर कब कब चुनाव, कैसे कैसे चुनाव होंगे, ये सब कुछ बता दिया गया है। यानी कि आप ये समझ कर रखिए कि जब चुनाव शुरू होंगे तब तो सियासी तापमान बढ़ेगा, लेकिन कल चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद से ही यहां पर ये बहुत कुछ बदल चुका है। देखिए, अब चुनावी बिगुल बच चुका है। कब कब चुनाव होंगे, राज्य में कब कहां चुनाव होगा। देखिए, उत्तर प्रदेश की सबसे पहले हम बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर 7 चरणों में चुनाव है। 10 फरवरी से ये चुनाव शुरू होगा, उसके बाद 14 फरवरी दूसरा चरण, तीसरा चरण 20 फरवरी, चौथा चरण 23 फरवरी, 5वां चरण 27 फरवरी, फिर छठा चरण 3 मार्च और उसके बाद 7 मार्च को 7वें चरण की वोटिंग होगी। आप ये देखेंगे तो यहां पर 403 विधानसभा सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर हैं और कुल मिलाकर 202 का वो जादुई आंकड़ा है जिसको पाने की हर पार्टी की कोशिश है कि 202 के आंकड़े पर आए, लेकिन कौन पार्टी ये जादुई आंकड़ा हासिल करेगी देखना होगा। अब बात करते हैं पंजाब की। पंजाब में एक ही चरण में मतदान होगा। एक चरण यानी कि 14 फरवरी को यहां पर मतदान होगा। एक ही चरण के अंदर यहां की 117 सीटों पर मतदान किया जाएगा। जादुई आंकड़ा है 59। इस आंकड़े को, इस जादुई आंकड़े को हासिल करने की कोशिश हर पार्टी करेगी और हर पार्टी की कोशिश यह होगी कि 117 सीटों में 59 सीटें जीत ली जाए। अब बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड के अंदर भी एक ही चरण में, जिस दिन पंजाब में चुनाव होंगे उसी दिन उत्तराखंड में भी चुनाव होंगे। 14 फरवरी की वो तारीख होगी जिस दिन चुनाव होंगे। 70 सीटें उत्तराखंड के अंदर है। मौजूदा सरकार बीजेपी की है और ऐसे में यहां जो बहुमत का आंकड़ा है वो 36 है। यहां पर 36 का जादुई आंकड़ा लाकर पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी, ये तो पहले से है, लेकिन आम आदमी पार्टी की भी इस बार अच्छी दस्तक देखी जा रही है। क्या होगा देखना होगा। गोवा की हम बात करते हैं। गोवा में भी उसी दिन चुनाव होगा जिस दिन पंजाब और
एक चरण में ही उत्तराखंड में चुनाव होना है, उसी दिन गोवा में भी चुनाव होगा। 14 फरवरी की वो तारीख होगी। 40 सीटें गोवा के अंदर हैं और 21 का जादुई आंकड़ा है, यानी कि 21 का आंकड़ा हर पार्टी यहां पर हासिल करना चाहेगी। फिलहाल बीजेपी के गठबंधन वाली सरकार यहां पर अभी चल रही है। अब बात करते हैं मणिपुर की। मणिपुर में दरअसल 2 चरणों में चुनाव होना है। मणिपुर के अंदर 27 फरवरी को पहले चरण का मतदान होगा और दूसरे चरण का मतदान होगा 3 मार्च को। 60 सीटें यहां पर हैं और इन 60 सीटों का जो जादुई आंकड़ा निकल कर आता है वो आता है 31, यानी कि 31 का जो जादुई आंकड़ा होगा वो किसी की सरकार यहां पर बनाएगा, किसी की सरकार नहीं बनाएगा, ये देखना होगा। फिलहाल बीजेपी की गठबंधन वाली सरकार यहां पर है और इसी गठबंधन की सरकार के साथ बीजेपी यहां पर काबिज है। लेकिन अब कौन काबिज होगा ये देखना होगा, क्योंकि लगातार यहां पर जो बयानबाजियां हैं, चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, पंजाब की बात कर लीजिए, उत्तराखंड की बात कर लीजिए, इस बार सियासी समीकरण बड़े अलग तरीके के नजर आ रहे हैं, क्योंकि हर पार्टी अपना अपना दम तो दे रही है, लेकिन कौन कैसे यहां पर दिखाई देगा ये बेहतर करेगा। अब फिर से आप देखिए, ये यूपी की हम बात कर रहे हैं। ये जो पूरा चार्ट आप देख रहे हैं ये यूपी का चार्ट है। 7 फेसेस में कितनी कितनी सीटें हैं, अधिसूचना कब जारी होगी, नामांकन किस दिन करना है, स्क्रूटनी कब होगी, नाम वापसी की तारीख क्या और वोटिंग किस दिन होगी। आप ये देखिए, फेज 1 की सबसे पहले हम बात करते हैं। फेज 1 में आप जाएंगे, 58 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश के 58 सीटों पर चुनाव होगा। 14 जनवरी को यहां पर अधिसूचना जारी हो जाएगी। 21 जनवरी को यहां पर नामांकन होगा, स्क्रूटनी 24 जनवरी। इसके बाद नाम वापसी की तारीख होगी 27 जनवरी और फिर वोटिंग यहां पर होनी है 10 फरवरी को। दूसरे फेज की ऐसी हम बात करते हैं तो 55 सीटों पर यहां पर चुनाव होगा। उत्तर प्रदेश की जो 55 सीटें होंगी वहां पर चुनाव दूसरे फेज में होगा और यहां की अधिसूचना 21 जनवरी, फिर 28 जनवरी को नामांकन और फिर 29 जनवरी को स्क्रूटनी, 31 जनवरी को नाम वापसी और 14 फरवरी को यहां पर दूसरे चरण में मतदान होगा। तीसरे फेज की हम बात करते हैं तो 59 सीटें ऐसी हैं जिन पर तीसरे चरण में मतदान उत्तर प्रदेश में होगा, जिसकी अधिसूचना, नामांकन ये सभी तारीखें रहेंगी और उसके बाद यहां 20 फरवरी जो तीसरे चरण का मतदान है 20 फरवरी को, उस तारीख में यहां पर चुनाव होगा। चौथे फेज की हम बात करें तो चौथे फेज में 60 सीटों पर मतदान होना है और ये 60 सीटों का मतदान होगा 23 फरवरी को। 5वें चरण का जो मतदान होगा वो 60 सीटों पर होगा। ये उत्तर प्रदेश की 60 सीटें होंगी और इसका मतदान होगा 27 फरवरी को। 6ठे चरण का जो मतदान होगा उसकी 57 सीटें हैं, 57 सीटें उत्तर प्रदेश की होंगी जिन पर मतदान होगा और 6ठे चरण का मतदान होगा 3 मार्च को। और ठीक इसी तरह 7वें फेज का जो मतदान होगा वो उत्तर प्रदेश की 54 सीटों पर होगा और यह मतदान होगा 7 मार्च को। वो जो नतीजे की तारीख है जिसका इंतजार सबको है वो है 10 मार्च। इन 7 फेसेस के रिजल्ट का डे होगा 10 मार्च और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरुआत हो रही है। जो पहला चरण है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से यहां पर वोटिंग शुरू होगी और फिर धीरे धीरे दूसरे जो एरिया है उत्तर प्रदेश के, बुंदेलखंड, पूर्वांचल, अवध, रोहल, ये जो तमाम इलाके हैं इन तमाम इलाकों में हम जाएंगे। फिलहाल अब हमारे साथ हमारे कुछ सहयोगी जुड़ रहे हैं, उन सहयोगियों के पास हम चलते हैं। खुर्रम निजामी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं, इसके साथ ही साथ हमारे साथ उत्तराखंड से भी हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। खुर्रम, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर इन 5 राज्यों के चुनावों को अगर कैलकुलेट करते हैं तो उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा सियासी तापमान हाई शुरुआत से ही है, क्योंकि यह सबसे बड़ा राज्य है आबादी के लिहाज से भी। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के चुनाव हमेशा दिलचस्प होते हैं। इसे कहा जाता है कि सेमी नेशनल चुनाव होते हैं ये। अब कल के बाद आप लखनऊ में बैठकर किस तरीके का तापमान बदलता हुआ देख रहे हैं? खुर्रम, मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक? जी जी हाँ, सवाल दोहराइए। खुर्रम, सवाल मेरा यह है कि कल के तारीखों के ऐलान के बाद, कल जब तारीखों का ऐलान हुआ उसके बाद अब किस तरह स्थिति बदल गई है उत्तर प्रदेश में? समीकरण किस तरीके के दिखाई दे रहे हैं? देखिए, समीकरण तो लगातार बदल रहे हैं और समाजवादी पार्टी का भी दावा है कि बहुत जल्दी एक बड़ी राजभर का ये दावा है कि बहुत जल्दी एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें कुछ बीजेपी के मंत्री और विधायक शामिल हो सकते हैं वो आप देख पाएंगे। लेकिन इसके इतना हम बात करें तो जो रैलियों पर फिलहाल रोक लगाई गई है और अगर वो बढ़ाई जाती है तो किस तरीके से कैंपेनिंग करेंगे, किस तरीके से आप आउटरीच करेंगे आम जनता के बीच में, इसको लेकर के ब्रेनस्टॉर्मिंग हर पार्टी में चल रही है। वो अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं, आरटी सब को मजबूत कर रहे हैं। लेकिन हर दल का स्वाभाविक तौर पे यही दावा है कि सरकार वही बनाएंगे, बहुमत सरकार वही बनाएंगे। लेकिन जातीय समीकरण को जब तक साधा नहीं जाएगा उत्तर प्रदेश की सत्ता आपके हाथ में नहीं आने वाली है, ये बात तो तय।
ये बात मानी जाती है यहाँ पर। परंपरागत तौर पर देखा जाए तो कास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो उसको कैसे साधा जाएगा, उसको चलने किस तरीके एजेंडा सेट करती है पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि अगर रैली नहीं होगी तो आप एजेंडा कैसे सेट करेंगे, ये एक बड़ा चैलेंज होगा सारी पॉलिटिकल पार्टी के सामने। और फिर उसके बाद अगर रैली की इजाजत मिलती है तो किन रेस्ट्रिक्शन के साथ मिलती है, ये भी काबिल गौर होगा, क्योंकि उसके हिसाब से ही चलना पड़ेगा। क्योंकि इलेक्शन कमीशन बहुत सख्त है कि अगर कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन होता है तो वो तमाम तरह के एक्शन लिए जा सकते हैं। अब जाहिर सी बात है कि एक तो जो गठबंधन की जो बातें हैं वो तमाम तरीके की हो चुकी हैं। जैसे आप देखिए तो अखिलेश यादव ने तमाम छोटे छोटे दलों से किया है गठबंधन किया, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार इस तरीके से काम कर रही है कि जब वो चुनावी मेला शुरू हो यानी कि पोलिंग शुरू हो तो सत्ता उनके ही आसपास घूमती रहे। तो अब जैसे जैसे परवान चढ़ेगा, जैसे जैसे 10 तारीख करीब आएगी, वैसे वैसे आप समझ सकते हैं कि और सियासी तापमान बढ़ेगा उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे जैसे तारीख करीब आती जाएंगी यहाँ का तापमान भी बदलता नजर आएगा, और वो तापमान बेहद दिलचस्प होता है उत्तर प्रदेश में जब चुनाव होते हैं। मैं लौटूंगा आपके पास खुर्रम। हमारे साथ रोहित सोनी है। रोहित, उत्तराखंड के अंदर स्थिति क्या है अभी, और उत्तराखंड के अंदर क्योंकि आम आदमी पार्टी भी इस बार बहुत जोर शोर से ताल ठोक रही है। बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड में शुरू से देखिए तो राज्य गठन के बाद से लगातार राज्य पर जो है मतलब साबित की बात करें तो भाजपा और कांग्रेस ने बारी बारी से राज्य में राज किया है। तो वहीं इस बात पर अगर बात करें तो करीब 1.5 साल पहले जो है उत्तराखंड में पूरी तरह से सक्रिय हुई आम आदमी पार्टी ने भी पूरी तरह से ताल ठोक दिए हैं, और वो अभी 70 के 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह रही है। कुल मिलाकर देखें तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का फोकस फिलहाल यह है कि वह किस तरीके से अपनी जमीन को मजबूत बनाए, और इसी तरह में जमीन तलाश भी रही है। लेकिन इसको मिलाकर देखें तो फिलहाल आम आदमी पार्टी एक सबसे अहम रोल अदा करेगी, वो जो है कि बीजेपी और कांग्रेस की जो वोट काटने की बात करें तो कहीं ना कहीं बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टियों का आम आदमी पार्टी इसमें नुकसान करेगी। फिलहाल जो देखने को मिला कि साल 2017 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान सबसे अच्छी जो कह सकते हैं कि इतिहास रचा गया कि 57 सीटों पर भाजपा की सत्ता काबिज हुई और वोटों का मार्जिन जो था काफी लंबा वोटों का मार्जिन देखा गया था। लेकिन इस बार अगर हम बात करें तो इस बार जो है यह चीज नहीं मिलेगी। आम आदमी पार्टी के दस्तक के बाद जो वोटों का मार्जिन है वो काफी कम रहेगा, यानी कि कह सकते हैं बहुत ही कम, यानी कि वोट काटने के चलते आम आदमी पार्टी वोट ले जाएगी। तो वहीं बीजेपी कांग्रेस भी इस बात फोकस कर रही है कि वोटों को अपनी मजबूत पकड़ बना ले। इस बाबत भी लगातार इस तरह से जब कल आचार संहिता की घोषणा कर दी है, चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया कि उसके बाद से राजनीतिक दल इस बाबत जुटे हुए हैं कि जल्द से जल्द जो उम्मीदवारों के लिए। ठीक है रोहित, मैं लौटूंगा आपके पास। कमल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं पंजाब के फिरोजपुर से। कमल, पंजाब के चुनावों को अगर देखें, पंजाब के अंदर बीजेपी और अकाली पहले 2017 का मैं जिक्र कर रहा हूं, उस समय पर साथ लड़े, कांग्रेस दूसरी तरफ थी, आम आदमी पार्टी भी बेहतर थी उस वक्त, वहां पर आम आदमी पार्टी भी है इस बार भी। अभी समीकरण आपको कैसे नजर आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस में बड़े फेरबदल इस बार हुए, इधर बीजेपी और अकाली दल के बीच में टशन हो गई, अब समीकरण क्या है इस बार? जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि बीजेपी जो है इस बार जो अलग चुनाव लड़ रही है, और अकाली दल को भी पूरी इसकी डर है कि बीजेपी के अलग होने के बाद जो है अकाली दल की जो वोटें कमजोर हुई हैं, और बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की जो हिंदू वोट है वो अकाली दल से कट गई है। और बात की जाए कांग्रेस की, कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता जो अभी कुछ देर पहले ही चुनाव कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले कुछ बड़े दिग्गज नेता जो है वो बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। और साथ में बात की जाए तो कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा जो पंजाब में अपनी नई पार्टी बनाई गई है कांग्रेस के विरुद्ध, उसका भी बहुत बड़ा असर देखने को मिल सकता है चुनावों में। जैसे जैसे चुनावों की तारीख नजदीक आएगी वैसे वैसे जो है चुनाव का रोमांच जो है वो बढ़ता जाएगा पंजाब में, क्योंकि पंजाब में जो वोट है वो पहले भी अकाली दल की टकसाली वोट जिसको हम कह सकते हैं, जो कि कट्टर वोट है, वो भी अब बैबल कला कांड के बाद जो है वो टूट चुकी है। और यानी कि दिलचस्प यहां पर समीकरण बनेंगे यहां पंजाब के अंदर, वो समीकरण भी बड़े देखने वाले होंगे, क्योंकि इस बार कौन किसको शिकस्त देगा ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। समय समय पर ग्राउंड से हम आपसे रिपोर्ट लेते रहेंगे, लेकिन उत्तराखंड का भी चुनावी रण समझने की जरूरत है। उत्तराखंड का चुनावी रण किस तरीके से बिछेगा, किस तरीके की विसातें होंगी, किस तारीख पर चुनाव, किस तारीख पर वोटिंग और किस तारीख को यहां का रिजल्ट आएगा, समझते हैं। देखिए, उत्तराखंड का जो चुनावी रण है वो 14 फरवरी को यहां पर वोटिंग होगी, और इसके जो नतीजे हैं वो दरअसल 10 मार्च को आने वाले हैं। 10 मार्च ही वो तारीख होगी जिस दिन सबके नतीजे एक साथ सामने होंगे। उत्तराखंड की वोटिंग 14 फरवरी को होगी। 70 सीटें यहां पर हैं। दिलचस्प मुकाबला उत्तराखंड में भी होता है, क्योंकि यहां के मुद्दे अलग हैं, यहां के
अगर समीकरण देखकर समीकरण अलग तरीके के हैं। आम आदमी पार्टी की एंट्री इस बार है, वो जो फ्रीबीज का फॉर्मूला लेकर पहुंची है वो कितना कारगर होगा, तो उत्तराखंड के अंदर वो बड़ा देखना दिलचस्प होगा। नतीजे 10 मार्च को आएंगे। 10 मार्च को वो तमाम जो सभी की अटकलें हैं, सभी की कोशिशें हैं, वो सब क्लियर हो जाएंगी। तो ये एक तरीके से पूरा एक गणित है, एक तरीके का समीकरण है, और ये वो तारीखें हैं जिन तारीखों को और सबका इंतजार है, क्योंकि 14 फरवरी को एक तो किस्मत कैद हो जाएगी और 10 मार्च को उसका रिजल्ट सभी के सामने होगा। तो ये 5 राज्यों का घमासान है, और इन 5 राज्यों का घमासान का हर एक अपडेट आपको इंडिया न्यूज सबसे पहले देगा। तो लगातार